अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित नारायण दत्त मिश्र। आपके अपने चिरपरिचित कार्यक्रम सुप्रभातम में लाते हैं हम आपके लिए भारतीय काल गणना के परिचायक प्रभाग, आज के पंचांग को। और आज के पंचांग के बाद जान लेते हैं आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रेरणापरक एक विशेष सुभाषित भी। और सुभाषित की त्रैभाषिक प्रस्तुति के बाद होता है क्रम हमारी विशेष प्रस्तुति का, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े कुछ प्रेरक आयामों की कर लेते हैं हम चर्चा। और इस ज्ञान विज्ञान से भरी प्रस्तुति के बाद होते हैं स्वास्थ्य को समर्पित हमारे और दो विशेष प्रभाग, जहां होता है उल्लेख योग का भी। और इन सभी के बाद आप हर दिन जुड़ते हैं संस्कृत की हमारी पाठशाला से भी, जहां परिचय पाते हैं आप संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में। और अंततः सुप्रभातम में होती है समय के सापेक्ष एक प्रेरक वृत्त की प्रस्तुति भी। आइए आरंभ करते हैं आज के सुप्रभातम का अपने पहले प्रभाग से, जहां हम जान लेते हैं कि क्या है आज की तिथि और क्या है वार और नक्षत्र आज। तो प्रस्तुत है आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुबह हो या हो शाम, दूसरों की सहायता को तत्पर सज्जन हमें हमेशा इस रूप में दिखते हैं, जहां हमें यह अनुभूत होता है कि वे प्रायः विपत्ति में होते हुए भी, स्वयं सहायता के आकांक्षी होते हुए भी तन मन धन से दूसरों की सहायता में अकंठ डूब जाया करते हैं। और हमें अनवरत यह प्रेरणा देते रहते हैं कि बिना किसी अपेक्षा के हम भी स्वयं के ही नहीं बल्कि सभी की सहायता हेतु तत्पर रहें। यतः यत्र संतिष्ठते सहायकृत तत्र दैवमपि सिद्ध्यति तदीय सहायकृत। मूलं भुजङ्गैः शिखरं विहङ्गैः शाखाः प्लवङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः आश्चर्यमेतत् खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए आश्रय बनाती हैं। इसकी शीश पर पक्षी इसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। बंदर खेलते हैं और इसके फूलों पर मधुमक्खियां भी दिख जाती हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का अंतिम उद्देश्य तो दूसरों का उपकार करना ही है। Roots of the sandalwood tree form a shelter for the snakes. On its top, birds take rest. On its branches, monkeys do play. And one can find bees also on its flowers. Indeed, the ultimate aim of good people is to offer helping hand to others. अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। वेद वैदिक ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ हैं, जिनमें प्रायः समग्र विषयों के साथ ही मनुष्य के कर्तव्य भी समाहित हैं। अतः वेदों का अध्ययन अध्यापन मानव मात्र के लिए अनिवार्य बताया गया है। वेदों में उद्धृत मंत्रों के गूढ़ अर्थों को समझने के लिए वेदांग ग्रंथों का आविर्भाव हुआ। वेदांग क्या है, कितने हैं तथा इनके मुख्य विषय, कार्य आदि क्या हैं, ये सब जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ। शिक्षा व्याकरण छान्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। वेद भारतीय साहित्य का आधार हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा में विकसित प्रायः समस्त विषयों का स्रोत वेद ही हैं। वेद के मूल पाठ अत्यंत पवित्र हैं, अतः उनके उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने, उन्हें अपरिवर्तनीय बनाए रखने व वेद मंत्रों के समुचित ज्ञान की आवश्यकता हेतु वैदिक साहित्य के विकास के साथ ही वेद के अंगों का भी विकास हुआ। यही वेदों के अंग वेदांग कहलाए। वेदांग दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद तथा अंग। इस प्रकार वेदांग शब्द का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। अंग शब्द का अर्थ है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिः इति अंगानि, अर्थात वे आवश्यक तत्व जिनके द्वारा वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थ को समझने में सहायता प्राप्त हो, उन्हें वेदांग कहते हैं। संख्या की दृष्टि से वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चारों वेदों के साथ उनके 6 वेदांगों की गणना मुंडकोपनिषद में की गई है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदोथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषामिति। 6 वेदांगों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, वेदों में वर्णित मंत्रों का अर्थबोध। वेद मंत्रों के समुचित अर्थ को समझने के लिए व्याकरण तथा निरुक्त इन 2 वेदांगों का आविर्भाव हुआ। दूसरा, वेद मंत्रों की सही उच्चारण विधि। वेद मंत्रों का सही उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए शिक्षा तथा छंद नामक 2 वेदांग उपलब्ध होते हैं। तीसरा, वेदों में वर्णित यज्ञ विधियों का समुचित प्रयोग। वेदों में वर्णित यज्ञ विधियों के समुचित प्रयोग के लिए कल्प तथा ज्योतिष नामक 2 वेदांगों के अध्ययन को अनिवार्य बताया गया है। पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांगों को वेद के विभिन्न अवयवों के रूप में वर्णित किया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। 6 वेदांगों में प्रथम शिक्षा ग्रंथ से तात्पर्य है वह शास्त्र जो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संतान इन 6 विषयों की शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ प्रातिशाख्य हैं। कल्पो वेद विहितानां कर्मणाम् आनुपूर्व्येण कल्पना शास्त्रम। वेदों में वर्णित कर्मकांड के विभिन्न क्रियाओं का सुव्यवस्थित वर्णन करने वाला तथा यज्ञ के लिए वेदी रचना आदि की विधि बताने वाला वेदांग कल्प है। वेदांग के व्याकरण भाग का प्रमुख उद्देश्य वेदों के अर्थ को समझना व वेदों के अर्थों की रक्षा करना है। व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। वैदिक शब्दों का निर्वचन अर्थात अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग निरुक्त है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ उपलब्ध होता है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। पद्यात्मक मंत्रों के सही उच्चारण, समुचित स्थान पर विराम इत्यादि के लिए छंद शास्त्र की रचना हुई। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ पिंगल ऋषि का छंद सूत्र है। ज्योतिषामयनम चक्षुः। वेदों में वर्णित यज्ञ आदि कर्मों का समुचित काल जानने के लिए वेदांग के रूप में ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। लगध आचार्य द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः, तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञों का विधान काल के आधार पर होता है, इसलिए जो व्यक्ति काल को बताने वाले इस ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही यज्ञ का ज्ञान रखता है। इस प्रकार ये 6 वेदांग अपने आप में पूर्ण शास्त्र या विज्ञान हैं, जिनके संस्थापन का उद्देश्य वेदों के एक एक मंत्र का अनुशीलन एवं तदनुरूप आचरण कर भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण, संवर्धन कर जीवन को सुख प्रदान करना है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।
अब बात स्वास्थ्य की। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर अवस्था है जिसका इलाज यदि समय रहते न किया जाए तो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आइए समझते हैं कि किडनी यानी गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है और गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। गुर्दा रोग एक बड़ी समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। गुर्दे पर प्रभाव होने पर धीरे धीरे उसका कार्य प्रभावित होता है और गुर्दे के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। विश्व भर में लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को गुर्दे की परेशानी है। इसलिए हर साल इस दिवस पर हम गुर्दे की बीमारी के बारे में जन चेतना और इनसे बचने के बारे में निदानों के बारे में बताते हैं। गुर्दे की बीमारी के साथ मरीज को और उसके प्रियजनों को कई तरह के मानसिक मुश्किलें और तनाव आते हैं जिनके बारे में जानना और ठीक करना उतना ही जरूरी है। दरअसल गुर्दे मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई कार्य करते हैं। गुर्दों के प्रमुख कार्य हैं शरीर से हानिकारक तत्वों को मूत्र के रूप में अलग करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, शरीर में पानी, तरल पदार्थ और खनिजों का संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित रखना और रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करते हैं जो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि गुर्दे प्रभावित हो जाएं, तो कार्य ठीक से नहीं कर पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, कोई संक्रमण, दवा का प्रभाव या फिर कोई बीमारी। मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे कारक गुर्दों को प्रभावित करते हैं। समय के साथ गुर्दे की कार्य क्षमता पर असर पड़ने लगता है। व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित होने पर शुरुआती दौर में कुछ खास लक्षण नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रोग बढ़ता है और व्यक्ति में लक्षण नजर आने लगते हैं। आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि अपने गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले अपने गुर्दों की हेल्थ के बारे में जानें। इसके लिए आपको कुछ आसान से यूरिन और ब्लड की जांच करानी है। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो उनको अच्छा कंट्रोल रखें और अपनी किडनी की जांच सालाना कराएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, कम से कम नमक का सेवन करें, वजन का ध्यान रखें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें। अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखें, खाने में नमक की मात्रा को सीमित रखें, साथ ही एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे गुर्दा रोग होने की संभावना कम हो और आपके गुर्दे ठीक रूप से कार्य करते रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम में एक बार फिर। योग का लक्ष्य शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है, पर हमारा ध्यान अधिक होता है शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो आज के योग प्रभाग में मेरुदंड की स्वास्थ्य को हम जानेंगे और यह जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा योगासन होता है लाभकारी।
नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम स्वस्थ रीढ़ के लिए 2 आसन सीखेंगे जिसके नियमित अभ्यास से अगर आपको रीढ़ की समस्या है तो वो ठीक की जा सकती है, और अगर समस्या नहीं भी है तो आप अपने रीढ़ को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो पहला आसन है भुजंग आसन। जिस प्रकार मैं दिखा रही हूँ इस प्रकार लेट जाएं धीरे से और अपने पेट के बल आ जाएं। अपने दोनों पैरों को जोड़ें, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें, सीने के पास रखें और श्वास भरते हुए अपना चेस्ट नेवल तक ऊपर उठाए, अपने गर्दन और सर को भी ऊपर उठाए। सांस रोकिए इधर 6 सेकंड के लिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में लौट आए। तो ये था एक राउंड। इस प्रकार आपको भुजंग आसन के 4 राउंड करने हैं। जो दूसरा है सुप्त वक्रासन, ये भी लेट के करना है। इसके लिए दोबारा जैसे दिखा रही हूँ उसी प्रकार धीरे से लेट जाएं, अपने पीठ के बल आएं, अपने दोनों हाथों को कंधों की लाइन में इस प्रकार सीधा करके रख दे जमीन पर। घुटनों को फोल्ड कीजिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, आपके पंजे आपके घुटने जुड़े हुए होने चाहिए। ऊपर देखते हुए सांस छोड़े और धीरे से अपने दाएं साइड दोनों पैरों को जमीन पे सटा दे। इस प्रकार 6 सेकंड सांस रोक के इधर बने रहें। अब सांस भरते हुए पैरों को बीच में ले आए, तुरंत श्वास छोड़े और अपने बाएं साइड दोनों पैरों को इस प्रकार जमीन पर सटा दे। सांस रोक के 6 सेकंड यहाँ बने रहें। सांस भरते हुए बीच में अपने पैरों को दोबारा पूर्व स्थिति में ले आए। तो ये था एक राउंड आपके सुप्त वक्रासन का। इस प्रकार आपको 4 बार इसका भी अभ्यास करना है। तो नियमित अभ्यास कीजिए इन दोनों आसनों का और अपने रीढ़ को स्वस्थ रखिए। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारी पूज्य गुरुमाँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी स्पाइन, करोड़रज्जु, मेरुदंड जिसे हम योग में कहते हैं, वो हमेशा हेल्दी रहनी चाहिए क्योंकि उसी के बीच से नसें निकलती है और पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो स्पाइन को हेल्दी और फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक तो बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, हमेशा सीधी स्पाइन रखा करो, इधर उधर टेढ़ी बेढ़ी नहीं। उसी तरह हम जो मैट्रेस पे सोते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वो इस तरह की हो कि जिससे जब आप सवेरे उठो तो कहीं भी दर्द नहीं महसूस होना चाहिए, नहीं तो वो बदलो। उसी तरह जिस चेयर पर बैठकर आप काम करते हैं दिन भर, वो चेयर की कंडीशन भी सही हो, आपके पैर को पूरा सपोर्ट मिले कि जिससे आपकी स्पाइन को खिंचाव ना आए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देने लायक है। गलत फर्नीचर, गलत बेड, ये सबसे स्पाइन को नुकसान ही होगा। सही पिलो लेना जरूरी है, मगर बात बड़ी क्लियर है कि अगर करने के बाद दर्द होता है तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है, उसे बदलना कोशिश करिए। नमस्कार। योग की प्रस्तुति के बाद अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला में आज कुछ विशेष अक्षरों के उच्चारण पर चर्चा। जी हाँ, कल आपने जाना था अक्षरों के अल्पप्राण और महाप्राण, इन 2 स्वरूपों के बारे में। आज जान लेते हैं उनके शुद्ध उच्चारण के बारे में। तो आइए साथ चलिए संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमो नमः। स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षरों के उच्चारण की। हमने जैसा कि पहले आपको बताया ही है कि आखिर ये अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षर होते कौन कौन से हैं। आशा है आपको यह स्मरण में होगा ही कि सभी 5 वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर जैसे क वर्ग के ख और घ, इनके अतिरिक्त स, श, श और ह, ये सभी अक्षर महाप्राण कहे गए हैं, जिनके उच्चारण में कुल मिलाकर हमें अधिक जोर देना होता है। और इसी तरह सभी 5 वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर जैसे क वर्ग के क,
ग और ङ, और इनके अतिरिक्त य, र, ल और व, ये सभी अक्षर अल्प प्राण कहे गए हैं, जिनके उच्चारण में कुल मिलाकर हमें कुछ कम जोर देना होता है। तो ये सब जानने के बाद बढ़ते हैं अपने उच्चारण में शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरणों की ओर, जहां हम अक्सर अल्प प्राण और महाप्राण जैसी उच्चारणगत इकाइयों के बारे में अधिक न जानने की दशा में गलतियां कर जाते हैं। जैसे अमिताभ को हम कह जाते हैं अमिताभ, जैसे अमिताभ बच्चन यह एक प्रसिद्ध नाम है, पर शीघ्रतावश या अनवधानतावश हम अमिताभ इस शब्द में भ की जगह ब यह उच्चारण कर जाया करते हैं और उच्चारण की दृष्टि से हो जाती है हमसे चूक। इसी तरह प्रधानमंत्री को हम असावधानी में प्रधानमंत्री यानी धा की जगह डा यह बोल जाया करते हैं। ऐसे ही हमें सिद्धांत बोलना चाहिए, यानी सिद्धांत के द और ध के उच्चारणगत भेद को समझते हुए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही जल्दी में सिद्धांत बोल जाने की गलती कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरणों की ओर। हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हमारे उच्चारण में प्रादेशिक प्रभाव हावी हो जाया करता है और हम ऐसे ही अल्प प्राण वाले अक्षरों को महाप्राण वाले अक्षरों के रूप में और महाप्राण वाले अक्षरों को अल्प प्राण वाले अक्षरों के रूप में समझकर अशुद्ध उच्चारण ही नहीं किया करते, बल्कि कभी कभी तो अशुद्ध लेखन भी कर जाया करते हैं। जैसे हमें कहना होता है सभा या जनसभा, पर बोल जाते हैं सभा या जनसभा। ऐसे ही भार या प्रभार को बार या प्रबार बोल जाते हैं, और फिर ऐसे ही भुजा को बुजा कह जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यानी हमने यहां देखा कि महाप्राण वाले अक्षर अर्थात भ को अल्प प्राण वाले यानी ब इस अक्षर में गलती से या कुछ अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव में हम उच्चारण कर बैठते हैं, और इसी तरह इसके ठीक उलट यानी अल्प प्राण वाले अक्षर को महाप्राण वाले अक्षर में रूपांतरित करने की भी हम भूल करते हैं। जैसे बाहु या सुबाहु शब्द है, सुबाहु का अर्थ होता है अच्छी भुजाओं वाला, अच्छी बाहुओं वाला, पर बाहु और सुबाहु के उच्चारण के क्रम में हम में से कई कह जाते हैं बाहु या सुबाहु। ऐसे ही भुजा को भुजा और संगठन को संगठन ऐसा कह जाते हैं। तो हमें रखना होता है उच्चारण में अधिक ध्यान। यह आप मुझसे बार बार संस्कृत पाठशाला में सुन ही रहे हैं, पर कितना अच्छा हो कि बस कुछ बातें या उच्चारण के सिद्धांत याद रख हम स्वयं के शिक्षक बन जाएं, और फिर जैसे जीवन में हर ओर हम बेस्ट ही चाहते हैं, वैसे ही उच्चारण और लेखन में भी हम बेस्ट हो तो कहना ही क्या। और ऐसा होते ही हमारी संस्कृत पाठशाला हो सकेगी अधिक सार्थक, और इसके लिए चाहिए होता है हमें आपका अधिक अवधान। तो आप ऐसे ही सीखते रहें उच्चारण की शुद्धता के विज्ञान को, बस स्वयं अधिक संज्ञान रखते हुए। तावत पुनर्मिलामः। नमो नमः। सुप्रभातम के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगा सुप्रभात और हम लौटेंगे सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।